नमस्कार दोस्तों, यह है हमारे चैनल की बायोग्राफी सीरीज की पहली वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिनके योगदान के बिना आज के शिक्षित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, 19वीं सदी तक भारत में उच्च वर्ग के पुरुषों को छोड़कर किसी के लिए भी शिक्षा ग्रहण करना अपराध था। और दोस्तों, उस समय में महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करने की बात सोचना भी सबसे बड़ा अपराध था। तो दोस्तों, आज के समय में अगर हमारे देश की महिलाएं पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, अगर आज के समय में हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हैं, अगर वो आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल पा रही हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले का। दोस्तों, ज्योतिराव गोविंदराव फुले को पूरी दुनिया महात्मा फुले के नाम से भी जानती है। तो दोस्तों, बायोग्राफी सीरीज की इस वीडियो में हम माता सावित्रीबाई फुले की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। महात्मा फुले की बायोग्राफी के बारे में हम इस सीरीज की अगली वीडियो में जानेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नए गांव में एक पिछड़ा वर्गीय परिवार में हुआ था। उस वक्त की सामाजिक परंपराओं के अनुसार उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में 12 वर्षीय ज्योतिराव गोविंदराव फुले से कर दी गई। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनके पति के द्वारा ही दी गई। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि उनके पति अपनी पत्नी को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पढ़ना या लिखना सिखा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी इसका घोर विरोध किया। सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की स्थापना पुणे में की। इस स्कूल के दरवाजे सभी जातियों के लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए खुले थे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस वक्त तक जो सिर्फ उच्च वर्ग के पुरुष होते थे उन्हें ही पढ़ने का अधिकार होता था। यानी कि जो छोटी जातियों के लोग होते थे, लड़के होते थे, या फिर सभी जातियों की लड़कियां होती थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस स्कूल में सभी पढ़ने के लिए आ सकते थे, सभी के लिए इस स्कूल के दरवाजे खुले हुए थे। हालांकि जब इस स्कूल की स्थापना की गई, जब इस स्कूल को खोला गया, तो उस वक्त सिर्फ 9 लड़कियां पढ़ने के लिए आती थीं। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और 4 वर्षों में ही ऐसी 18 स्कूलें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के द्वारा खोल दी गई। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के ये कदम ब्राह्मणवाद को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे थे। उस वक्त के जो ब्राह्मण और पुरोहित थे, उन्हें लगा कि समाज के ऊपर उनका जो एकाधिकार है वो अब समाप्त हो जाएगा, उनका जो वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ज्योतिराव गोविंदराव फुले के पिता गोविंदराव फुले के ऊपर बहुत ही कड़ा दबाव बनाया, जिसके सामने गोविंदराव फुले कमज़ोर पड़ गए। और उन्होंने ज्योतिराव फुले से कहा कि या तो तुम अपनी पत्नी के साथ स्कूल में पढ़ाना छोड़ दो या फिर तुम घर छोड़ दो। महिलाओं और पिछड़ों की भलाई के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने अपना घर छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थीं, तो उस वक्त कुछ लोग उनके ऊपर गोबर, कीचड़ या फिर गंदगी फेंक देते थे, जिसके कारण जो सावित्रीबाई फुले थीं वो अपने साथ एक और साड़ी रखती थीं और स्कूल जाकर वो साड़ी बदल लेती थीं। उसके बाद वो लड़कियों को पढ़ाना शुरू करती थीं। शिक्षा के साथ ही सावित्रीबाई फुले ने समाज की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भी कार्य किए थे। उस वक्त की जो एक और सबसे बड़ी समस्या थी वो यह था कि वहाँ उस समय में जो विधवाएं होती थीं उन्हें लोग अपने घर से निकाल देते थे, और अगर वो विधवाएं गर्भवती होती थीं तो या तो वो आत्महत्या कर लेती थी या फिर अपने बच्चे के जन्म देते ही उन्हें फेंक देती थीं। इस समस्या के निदान के लिए सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1863 में
बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। यानी कि ये एक ऐसा घर होता था, एक ऐसा जगह होता था जहाँ पर जो विधवाएं थी वो अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं, उनके साथ वहाँ पर रह सकती थीं, अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जा सकती थीं, या फिर वो अपने बच्चे को वहीं पर छोड़कर भी जा सकती थीं। यानी कि जो विधवाएं आत्महत्या कर लेती थीं या फिर अपने बच्चों को फेंक देती थीं, इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया था। और इन प्रतिबंधक गृह को जो था वो वहाँ की जो विधवाएं थी वहीं चलाती थीं, और ये जो पूरा देख रेख था वो सावित्रीबाई फुले के अंदर में होता था। यानी कि सावित्रीबाई फुले खुद वहाँ पर जाती थीं और उनकी समस्याएं सुनती थी, उसका निदान करती थीं। और आपको मैं बता दूं कि कुछ ही सालों में ये जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले जो थी वो हर जगह जाती थी, समस्याएं सुनती थी और उसका निदान करती थी। उस वक्त तक शिक्षा के क्षेत्र में जो उस वक्त की सरकार थी, उस वक्त जो हुकूमत थी, उससे सावित्रीबाई फुले को कई अवार्ड्स मिल चुके थे। इसलिए अब उनकी जो बातें थी, उनकी जो मांग था वो सरकार तक भी पहुंच जाता था, या सरकारी जो अफसर थे उन तक भी पहुंच जाता था। ठीक है। और दोस्तों, वर्ष 1897 में भारत में प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी बनकर सामने आया। उस वक्त प्लेग के कारण बहुत सारी लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, उस वक्त सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने उस वक्त की जो सरकार थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि जो प्लेग के रोगी हैं उनकी उचित सेवा कराई जाए। दोस्तों, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने खुद जी जान से प्लेग के रोगियों की सेवा की। और दोस्तों, प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए ही माता सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हो गया, और इसी के कारण 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आज हमारे देश में जितनी भी महिलाएं शिक्षित हैं उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान माता सावित्रीबाई फुले का है। आज हमारी देश की महिलाएं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कला में, साहित्य में, हर क्षेत्र में निपुण हैं, हर क्षेत्र में शिक्षित हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी ज़्यादा शिक्षित होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें माता सावित्रीबाई फुले के योगदान के बारे में नहीं पता है, और अगर वह शिक्षित हैं तो उनके पीछे सबसे बड़ा योगदान माता सावित्रीबाई फुले का ही है। तो आपसे मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और हर महिलाओं तक, हर व्यक्तियों तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें शिक्षित करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने कितने कष्ट उठाए और जिसके बाद आज ये एक शिक्षित समाज बन पाया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और के बारे में बायोग्राफी बनाऊँ, उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।